पजल बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, और अगर आप एनसीईआरटी से केवल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पढ़ने जा रहे हो तो आपसे कितनी बड़ी गलती होने जा रही है। ये मेरे पास कुछ टुकड़े हैं, ठीक है, दैट इज ये मेरे पास कुछ बेसिक टुकड़े हैं। अब ये देखो, इनको हम लोग कहते हैं, मान लो यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, मान लो ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब ये मान लो कोई एक फल है संतरा, और उसका जो है ये इसमें चित्र दिया हुआ है, इसका फिगर दिया हुआ है मान लो इसमें फॉर एग्जांपल। अब होगा क्या, मुझे इनको, ये अलग अलग टुकड़े हैं और इनको मुझे एक साथ जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे इनको जोड़ने का, मुझे ये देखना पड़ेगा ये टुकड़ा यहां सही जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, हो सकता है गलत जोड़े, नहीं ये टुकड़ा नहीं काम करेगा, दूसरा टुकड़ा काम करेगा, तो मैंने इसको यहां पर क्या किया, इसको जोड़ा और इससे मैंने पूरी इंफॉर्मेशन क्रिएट की। इसका मतलब अभी मैं आपको क्वेश्चंस के साथ प्रूव करके दिखाने जा रहा हूं कि यूपीएससी आज की डेट में क्या कर रहा है, ये अलग अलग टुकड़े जोड़ रहा है। दिस इज नोन एज पजल बेस्ड क्वेश्चन। इन टुकड़ों को जोड़ेगा, यानी अलग अलग इंफॉर्मेशन, बड़े ध्यान से सुनना, अलग अलग चैप्टर या अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को उठा रहा है और उठाकर वो एक क्वेश्चन को फॉर्मेशन कर रहा है। तो इनको जब आप सही तरीके से जोड़ पाओगे तभी जाकर इस पजल के सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी पजल को प्रिपेयर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि यहां पर जब अब हम पढ़ाई करेंगे तो हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करना आना चाहिए। चलिए प्रूव करके दिखाता हूं कैसे। रेडी, जवाब आप लोग मुझे देंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली। ये यूपीएससी 2020 में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पर अब क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ने जा रहे हैं। ये रहा आपका नीचे हिंदी में और ऊपर इंग्लिश में। डन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं दोनों पढ़ के आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी ये पूरे उसने पजल के टुकड़े तुम्हारे सामने फैला दिए। कह रहा है निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दीजिए, ये हिंदी में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। है मेरे सारे ओजांकियंस हैं यहां पर जिनको मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी, चलो शुरू हो जाओ। कह रहा है जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है, जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। दूसरा कह रहा है ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एंड आई, केवल कुछ ही साइक्लोन्स में, कुछ ही चक्रवातों में आंख का निर्माण होता है, ठीक है, उसी में जो है वो वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, आंख पाई जाती है। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ ए साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन द ऑफ द सराउंडिंग। कहता है कि जो चक्रवात का जो आंख है उसका जो तापमान होता है वो बेसिकली अपने आसपास के क्षेत्र से 10 डिग्री कम होता है। अब देख रहे हो इसमें 3 अलग अलग बातें उसने कही हैं, और फिर तुमसे कह रहा है कि इसमें बताओ कौन सा सही है, केवल एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, या 1 और 3 सही है। आपको कॉम्बिनेशन निकालने कह दिया। यानी ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें छुपी हुई, यानी ये टुकड़े आपको जोड़ने हैं। ये आपकी 10वां चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11th का है पार्ट। अब जरा पहले मैं इसको ब्रेक करता हूं। किसको किसको मैंने जेट स्ट्रीम पढ़ाया था उसको याद है कि जेट स्ट्रीम याद हो या ना हो। गन्ना पेरने की मशीन किसको किसको याद है, गन्ना पेरने की मशीन याद है न? तो बस उसको समझ में आ गया होगा कि मैंने हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल कैसे पढ़ाया था। यही रीजन है कि मैं आपकी लाइफ से जोड़कर इसीलिए पढ़ाता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहे। अब मजेदार चीज देखो, मैंने आपको बताया था रीजन, इफेक्ट्स, ठीक है, प्रोसेस, आपके फंक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो कहता है एक अलग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेट स्ट्रीम है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट। सेकंड कहता है ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 दैट इज अ साइक्लोन का कॉन्सेप्ट, और तीसरा ये जो ऑप्शन है वो साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहा है, यानी उसकी विशेषता के बारे में बात कर रहा है। अब आप अपने घर में बैठ के एनसीईआरटी पढ़ते हो, देखो सोर्स भी दे दिया, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, ये रहा 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां, ये देखो एनसीईआरटी 11th क्लास, ठीक है, ये है आपके पास। अब इसमें तुम जाओगे, ठीक है, बड़ी मजेदार बात अब देखना, बीटीएल क्या होता है इस बात को समझ लो और क्या गलती होने जा रही है। तो यहां पर वायु दाब के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में बताया। मेरे सारे स्टूडेंट रेडी है ना एयर प्रेशर को लेकर, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, आंसर पे बाद में फोकस करना। कोरियोलिस बल दिया हुआ है। जब तुम इसमें आओगे और ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे, पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, तुम पाओगे कि इसमें कोई हेडिंग ही नहीं है जेट स्ट्रीम की। देखो तुम्हारे सामने, इसमें जेट स्ट्रीम की हेडिंग ही नहीं है। चक्रवात दिया हुआ है, देखो यही फोटो है, यहां से उठाया है, ये चक्रवात की आंख है, आई ऑफ द साइक्लोन, यही वाली फोटो तुम लोगों को क्लास में मैंने कराई थी। और यहां से तुम देखोगे इसमें सारा तुम्हें यहां पे ये देखो, इसके आंख कहते हैं, ठीक है, या इतना होता है, इसके चारों तरफ क्षेत्र शांत होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आया है।
लेकिन मजेदार बात है, यूपीएससी ने ये नया परिवर्तन, मैंने कहा ना 2015 से 2020 का क्वेश्चन, इससे पहले जब मैंने यूट्यूब पे लाइव क्लास ली थी तो मैंने पुराने क्वेश्चन आपको कराए थे, याद है आपको? मैंने पुराने क्वेश्चन कराए थे, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। उसमें आपने देखा होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे थे, थोड़े से ट्विस्ट थे, लेकिन यहां 15 के बाद पजल बेस्ड क्वेश्चन आने लगा। अब तुमने जेट स्ट्रीम का, तुम्हें इसमें इनपुट ही नहीं मिल रहा है, कोई हेडिंग ही नहीं है। आप देख लो, चक्रवात की हेडिंग है, इससे पहले जो है फ्रंटोजेनेसिस है, एयर मासेस है, इससे पहले लोकल विंड्स हैं, उससे पहले कोरियोलिस है। कहां मिलेगा तुम्हें? जब तुम सेल्स के यानी त्रिचक्रीय परिसंचरण यानी ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन, हेडली, पोलर और फैरल पढ़ोगे, तब उसके बीच में जब वायुदाब ट्यूब बर्नौली जब थ्योरम उसमें आती है तो वहां पर जेट स्ट्रीम बनता है। एक इन बिटवीन तुम्हें मिलेगा, कोई हेडिंग ही नहीं है, कोई हेडिंग नहीं है। चक्रवात के बारे में तो बताया है, लेकिन इसके अंदर जो है वो देखो, ये फिगर यहां से आपको निकालना पड़ेगा कि बेसिकली जेट स्ट्रीम होता क्या है। यानी अगर आपने इस किताब को पढ़ भी डाला तो भी यहां आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक नहीं है। अगर सेल्स के मूवमेंट की वजह से मेरी जेट स्ट्रीम बनती है, सेल तो दोनों हेमिस्फीयर में बनती है। ये डिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये? डिडक्शन, यानी आपको लॉजिक डिड्यूस करना पड़ेगा, कारण प्रभाव निकालना पड़ेगा। जेट स्ट्रीम का कारण क्या बन रहा है? जेट स्ट्रीम का कारण ऊपर ट्रोपोस्फियर की ट्रोपोपॉज की परत और नीचे जो है वो हमारे तीन जो है सर्कुलेशंस बन रहे हैं, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। याद आ रहा है मेरे सारे बच्चों को? कहां है सारे के सारे? ठीक है, याद आ रहा है? तो मुझे पता है ये जो आपकी साइकिल्स है वो दोनों हेमिस्फीयर में बन रही हैं। सो क्या यहां पर वो काम करेगा या नहीं करेगा? दिस इज द लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन। इसी को बिटवीन द लाइंस कहते हैं। यही जब मैंने उनको पढ़ाया तो आपको गूगली पढ़ना कि ये कारण प्रभाव, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखाया था यहां पे, ध्यान से इस चीज को लिख लेना जो भी बच्चे तैयार कर रहे हैं। कारण प्रभाव, प्रक्रिया, प्राकार्य, क्रय और विशेषता, ये हमेशा ध्यान रखना, क्रम और विशेषता। अब यहां पर क्या है? कारण प्रभाव का क्वेश्चन है, यानी कि ये रीजन इफेक्ट का बेस है। रीजन क्या है जो है जेट स्ट्रीम बनने का, इफेक्ट कहां कहां जनरेट होगा, आप आसानी से एग्जाम में लॉजिकली डिड्यूस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन रटी है तो आप कभी भी इसका आउटपुट डिड्यूस नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है और मजेदार क्वेश्चन है। ये मिला? आंसर पे मत जाओ, आंसर तो हम थोड़ी देर बात करेंगे, और जिनको करा दिया है वो अपना आंसर कर लें। ये वाला क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मेरे जितने भी स्टूडेंट है। ये सीधे सीधे मैंने जब लास्ट ईयर बैच पढ़ाया था सीधे क्वेश्चन आया था। कह रहा है कि 21 जून द सन, कह रहा है 21 जून को सूर्य की स्थिति क्या होगी? ठीक है, याद है? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ाया है? हाँ ना बोलते जाओ। ज्यादातर बच्चे जो है वो इंफॉर्मेशन रटते हैं। मेरे सामने कई लोगों ने साल 1.5 इंफॉर्मेशन रटी, और जब क्वेश्चन आया तो गलत करके चले। मैं नहीं चाहता कोई गलती आप करें। समझे कि यूपीएससी आपके सामने चैलेंज कैसे फेंकेगा और कैसे एनसीईआरटी आपका 40% क्वेश्चन श्योर कर सकती है अगर उसको बीटीएल वे में पढ़ोगे तो। आगे देखते हैं। सिंपल से कह रहा है 21 जून द सन कहां होगा? डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन ऑफ द आर्कटिक सर्किल, यानी सूर्य उत्तरी जो वृत्त है उस क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। दूसरा कहता है डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन ऑफ अंटार्कटिक सर्किल, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून एट द इक्वेटर, शाइन वर्टिकली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, मैंने आपको बताया था 5 जो है वो सबसे मुख्य अक्षांश होते हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो कॉन्सेप्टर के, वो आज यही क्वेश्चन हम लोग आज करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, आज की क्लास जो शाम को इसके बाद होगी उसमें हम लोग यही करेंगे कॉन्सेप्टर में। किसी को ये फिगर याद आ रहा है? सेम यही स्लाइड मैंने शो की थी, सेम स्लाइड यहां मैंने ली है। कहता है इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको मैं रैप अप करूंगा। इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स, ये 2017 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने तो मेरा खुद का दिमाग हिला दिया था। मेरा एनसीईआरटी पढ़ने के नजरिया इस क्वेश्चन की वजह से बहुत कुछ बदल गया था। हालांकि मैं उसको डीपल जो है उसको डिग करता था, लेकिन एनसीईआरटी को लेकर जो मेरा नजरिया था इस क्वेश्चन ने काफी हद तक बदल दिया, और उसको मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। बड़े ध्यान सुनना। कहता है कि इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट? ठीक है, मेरे जो अगर बच्चे क्लास में होंगे जिनको मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है, क्या तुम्हें याद है मैंने बताया था कि हैबिटेट लॉस जो है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे बड़ा रीजन है? यस, याद आ रहा है? आवास का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को मेरा एक सेंटेंस याद होगा, अगर आप लोग यहां पर मुझे सुन रहे हैं, मैंने आपको बताया था सबसे महत्वपूर्ण तरीके से, मैंने आपको यह बात बता रखी थी
कि हमारे सामने अगर कोई भी चीज है, उपस्थित है, जीवित प्राणी, वो इस वजह से क्योंकि उसने अपने आप को एडॉप्ट किया था, अपने आप को समय के साथ परिवर्तित किया, उसने अपने सराउंडिंग, अपने आसपास के क्षेत्र में अपने आप को उसने बदलाव कर लिया, एडॉप्टेबिलिटी की। और मैंने आपको यहां पर अनुकूलता सिद्धांत के बारे में बताया था, याद आ रहा है? और अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन उसी का एप्लीकेशन बेस्ड है। अब ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया कि, और आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन जब आप देखेंगे कहां से आया तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि वाकई में जो है वो यूपीएससी को पकड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कहता है इफ यू वांट टू सी द घड़ियाल्स, यानी यहां लिखो, यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी जगह घूमने के लिए सबसे अच्छी है? बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा घड़ियाल देखना चाहते हो तो निम्नलिखित में से घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? भितरकनिका, चंबल, पुलिकट या दीपोर बिल। ठीक है, तो अब प्राकृतिक आवास, क्वेश्चन क्या है? नेचुरल हैबिटेट, मैंने यहां निशान लगा दिया। तो बेसिकली इसमें तुम्हें जानना क्या है, यह समझो। पहली बात, घड़ियाल की एडॉप्टिव कंडीशन क्या होती है, मतलब घड़ियाल किस तरह का जीव है और किस तरह के प्राकृतिक आवास पे वो जीवित रहता है। जीवित रहने का सिद्धांत है कि उसके पास भोजन होना चाहिए, उसके आवास में कोई अप्राकृतिक जो है वो घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। तीसरा, उसमें सबसे बड़ी कंडीशन है कि वो रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि उसके जो प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त जगह वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए, तभी वो अपनी संख्या को बढ़ा पाएगा, तभी वो हमारे सामने विजिबल होगा। तो सबसे बड़ी बात है एडॉप्टिव कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। नंबर 1 याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। दूसरा मैंने आपको बताया था हैबिटेट, यानी आवास की कंडीशंस क्या क्या होती है। तीसरा, ज्योग्राफिकल कंडीशन, यानी उसकी भौगोलिक दशाएं कैसी होनी चाहिए। तो यहां पर जो है वो बड़ा मजेदार सा ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सोर्स दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है, इस क्वेश्चन का सोर्स दिखाता हूं। इसने तो खुद जो है दिमाग की ऐसी तैसी कर दी थी, इसके बाद हमने इसको और ज्यादा डीपर डिग करना शुरू किया। यह है 10वीं क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास भी होगी, निकाल के चेक कर सकते हो। लिखा वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का, वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। तो इसमें बहुत ढेर सारी चीजें दे रखी हैं, आप भी जा सकते हो। इसमें जब आओगे पेज नंबर 22 पे, तो हिंदी वाली है, मान लो इसे जानबूझ के मैंने हिंदी वाली ली है। इसमें इंग्लिश के न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इसको पढ़ोगे भी नहीं। आपने देखा कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है और दिया हुआ है घड़ियाल ऑन द ब्रिंक, हेडिंग इंग्लिश में दी है, हिंदी की एनसीईआरटी है, तो लॉजिक सी बात है, इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जो नीचे नीचे इसका जो है वो हेडिंग पढ़ते चले जाओगे, लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखोगे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, डायरेक्टली। जिस उसको पता होता है कि आप क्या चीज अवॉइड करने जा रहे हो। इसमें पेपर की कटिंग दी हुई है और यहां पर यह है, ये वाले पैराग्राफ में उन्होंने बेसिक दिया हुआ है और यहां इसके बारे में उन्होंने जागरूकता दे दी है। और ये क्वेश्चन का सोर्स देख रहे हो, कोई पैराग्राफ नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अखबार की कटिंग यहां पर जो कि एनसीईआरटी में देते हैं और यहां से उन्होंने उठा लिया। इसने तो खुद जो है मेरे रिसर्च को थोड़ा और डीपर किया, इतना ज्यादा जो है वो क्वेश्चन को कर रहा है। पढ़ने के बावजूद आप क्वेश्चन को कैसे करना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर, याद रखिएगा कि यूपीएससी आपको गुगली फेंकता है, यूपीएससी आपको जो है वो नई नई चीजें बताता है। अब इसको पूरा कैसे करना है, याद रखिए।